जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। अब रफाल फाइटर जेट भी दागेगा अस्त्र मिसाइल। हैदराबाद की कंपनी का बड़ा ऐलान, नौसेना के जहाजों के इंजन भी अब देश में बनेंगे। भारत का जोरावर लाइट टैंक दोस्तों अब ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी होगा। भारत के कावेरी इंजन पर डीआरडीओ के प्रमुख का एक बड़ा बयान। दोस्तों, डीआरडीओ के प्रमुख समीर वीर कामत जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर बात साफ कर दी है कि कावेरी इंजन जो कि 72 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन ये अभी एलसीए के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कावेरी इंजन तेजस फाइटर जेट में इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि कहानी खत्म नहीं होगी। यहां पर उन्होंने ये बात भी कही है कि कावेरी का जो इस्तेमाल है वो हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में होगा। इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा। मतलब साफ है कि इंजन बिना आफ्टर बर्नर के अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये भारत के ड्रोन प्रोग्राम के लिए बड़ी सफलता है। यानी कि कावेरी इंजन बेकार नहीं गया बल्कि इसका नया रोल तय कर दिया गया। यही नहीं दोस्तों, वी समीर कामत जी ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फाइटर जेट इंजन 10 से 13 साल में तैयार होता है और अगर इस साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो नया इंजन 2035 से 2036 तक फाइटर जेट में लगने के लिए तैयार होगा। इवन उन्होंने एएमसी फाइटर जेट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जो 2 स्क्वाड्रन्स होंगी उनमें GF414 इंजन लगेंगे। देसी इंजन का जो वेरिएंट है वो बाद में लगाया जाएगा। एएमसी की डिलीवरी 2034 से 35 में शुरू हो सकती है। साथ ही उन्होंने हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो रही है। डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। अब तक 2 टेस्ट सफल हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट जल्द होने वाला है। इसके बाद सेना और नौसेना को यूजर ट्रायल्स के लिए से दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वी कामत जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल ब्रह्मोस से ज्यादा तेज और ज्यादा रेंज भी हमें प्रोवाइड करेगी, जिससे कि भारत की नौसेना और सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि आगे लैंड और एयर वेरिएंट भी आएगा। डीआरडीओ मिसाइल के लैंड अटैक वेरिएंट और एयर लॉन्च वर्जन पर काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले शिप और लैंड लॉन्च वेरिएंट पूरे किए जाएंगे। मतलब साफ है दोस्तों, कावेरी इंजन हो या एएमसी या फिर हाइपरसोनिक, भारत धीरे नहीं बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की जंगी युद्ध में सिर्फ मोटा कवच टैंकों के लिए काफी नहीं होता, क्योंकि आज खतरा दोस्तों टॉप अटैक वाली मिसाइलें, ड्रोन अटैक का है और इवन एंटी टैंक हथियारों का है। और इस चुनौती का जवाब है दोस्तों अब जोरावर एमएलटी का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। जोरावर एमएलटी में दोस्तों मल्टी लेयर्ड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। मतलब खतरे को सिर्फ सहना नहीं है बल्कि उसे पहले से पहचानना और खत्म करना होगा। यानी कि ये टैंक अब डबल सुरक्षा और डबल भरोसे के साथ आएगा। बता दें कि इस एपीएस में 2 तरीके की सुरक्षा होगी। पहली सॉफ्ट किल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली, दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को भ्रमित करना, उसके सेंसर्स और सिग्नल्स को जाम करना। और हार्ड किल यानी कि आती हुई मिसाइल को सीधे रास्ते में खत्म कर देना, यानी हमला टैंक तक पहुंचे उससे पहले उसे खत्म कर देना। इवन दोस्तों जोरावर में 360 डिग्री का प्रोटेक्शन भी है और इस एपीएस को खास तौर पर इन्हीं खतरों के लिए तैयार किया गया है। इससे हमारे टैंक की सर्वाइबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि इस एपीएस को डीआरडीओ की एलआरडी लैब डेवलप कर रही है। इसके साथ ही टीबीआरएल और सीवीआरडी जैसी डीआरडीओ की दूसरी लैब्स पीस से जुड़ी है। लक्ष्य साफ है कि भविष्य में पूरी तरह देसी सुरक्षा सिस्टम हमारे पास होना। हालांकि शुरुआती सुरक्षा हमने ट्रॉफी एपीएस से दी थी, क्योंकि एपीएस जो है दोस्तों वो वॉर प्रूवन है। यही वजह है कि शुरुआती जोरावर एमएलटी यूनिट्स में इस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दो कि जोरावर जो है वो केवल एक हल्का टैंक नहीं है, बल्कि ये भारत की पहाड़ी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों का जवाब है। दोस्तों, इस बार जो डिफेंस बजट पेश किया गया है उस पर सबसे बड़ा जो बूस्ट मिला है वो इंडियन एयरफोर्स को मिला है। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए भारत ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया, खास करके भारतीय वायुसेना के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि 7.85 लाख करोड़ की सुरक्षा ढाल हमें मिली है और पिछले साल से ये 15% ज्यादा है। लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बजट, क्योंकि फाइटर्स और इंजन पर भारत ने फोकस किया है। भारतीय वायुसेना के लिए 63,733 करोड़ रुपए रखे गए सिर्फ फाइटर जेट्स और एरो इंजनों के लिए। इससे नए रफाल, तेजस मार्क 2 इंजन प्रोग्राम, इनको सीधी ताकत मिलेगी। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी भारत का पुश है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हुआ है। मतलब नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार और मजबूत सेना हमारी बनेगी। नौसेना की बात की जाए तो नौसेना को 25,023 करोड़ रुपए का बजट मिला है। साथ ही विमान पार्ट्स के लिए कस्टम ड्यूटी पर छूट मिली है। बजट 2026 सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत का संदेश है कि हम तैयार हैं आज भी और आने वाले कल के लिए। दोस्तों, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसे पहनकर एक सैनिक जमीन से सीधे छत पर पहुंच जाएगा, बिना सीढ़ी, बिना रस्सी के और बिना हेलीकॉप्टर के। और ये काम कर दिखाया है ग्रेविटी इंडस्ट्री के जेट सूट ने। बता दें कि इस कंपनी ने भारतीय सेना के सामने एक लाइव डेमो दिया है। ग्रेविटी इंडस्ट्री ने दोस्तों बेंगलुरु के पास एक सुरक्षित मिलिट्री इलाके में
जेट सूट का प्रदर्शन किया। कुछ ही सेकंड में सैनिक 3 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गया। इस कंपनी के फाउंडर ने दोस्तों खुद जेट सूट पहनकर उड़ान भी की। दोस्तों इस जेट सूट में 5 जेट इंजन लगे हैं, 2 हाथों पर और 1 पीठ पर। वजन केवल 27 किलो है और स्पीड है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 मिनट तक उड़ सकता है। कहा ही जा रहा है कि ये अर्बन कॉम्बैट में काफी परफेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों शहरों में छतों पर कब्जा करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जेट सूट से सैनिक जल्दी ऊपर पहुंच सकते हैं, दुश्मन की नजर से बच सकते हैं और सीधे ऊंचाई का उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि दोस्तों जहां इसके फायदे हैं तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि लिमिट्स भी हैं। जेट सूट सुरक्षित है लेकिन चैलेंजेस ज्यादा है, शोर ज्यादा होता है, उड़ान का टाइम कम होता है, कीमत भी ज्यादा है। फिर भी शॉर्ट अटैक मिशन के लिए ये एक नई सोच हो सकती है। डेमो के बाद भारतीय सेना ने डीआरडीओ और एचएएल के साथ मिलकर भविष्य में इन्हें देश में ही तैयार करने की बात कही है। दोस्तों अब जंगी युद्धपोतों की ताकत भी भारत में बनेंगे। हैदराबाद की पैनियन इंडिया कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन बनाने की योजना का ऐलान किया है और ये नए इंजन भारतीय नौसेना के जहाजों में बिजली उत्पादन और हाइब्रिड प्रपल्सन के लिए इस्तेमाल होंगे। शुरुआत में 1.25 मेगावाट और 4 मेगावाट पावर वाले इंजन डेवलप किए जाएंगे। कंपनी दावा कर रही है कि ये इंजन कम ईंधन खपत करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे और पूरी तरह डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगे। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी और भारतीय नौसेना को ज्यादा भरोसेमंद और सस्ता सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत नौसैनिक गैस टरबाइन बनाने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कुछ खबरें बता रही हैं दोस्तों कि भारत अब अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट रफाल पर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल लगाने की तैयारी कर रहा है। अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के इंटीग्रेशन ट्रायल्स 2028 से शुरू होंगे। इस प्रोजेक्ट में डासो और थेल्स राफेल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में मदद करेंगे ताकि मिसाइल, रडार और फाइटर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ सके। बता दें कि पहले डिजिटल सिमुलेशंस किए जाएंगे, फिर कैरिज ट्रायल्स होगा, कैपेटिव ट्रायल्स होंगे उसके बाद, और लास्ट में आप सबको मालूम है कि लाइव फायरिंग टेस्ट होगा। और इंडियन एयरफोर्स को आप सब जानते हैं कि इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी, ऑपरेशनल आज़ादी हमारे पास ज़्यादा रहेगी और हवा में हमारी स्वदेशी ताकत रहेगी। अस्त्र प्लस राफेल भारत की एयर कॉम्बैट स्ट्रेंथ को नए लेवल पर ले जाएगा। वहीं दोस्तों 2026-2027 के बजट में दोस्तों भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए मदद की जो नीति है उसमें बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर एक देश ऐसा है जिसकी मदद भारत ने आधी कर दी है। दरअसल यहाँ पर भारत ने नेपाल को अब 800 करोड़ रुपए यानी कि पहले से ज़्यादा इन्हें दिया जाएगा। अफगानिस्तान की मदद को भी बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भूटान को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है 2288 करोड़ रुपए का, लेकिन बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद 120 करोड़ से घटाकर आधी यानी कि 60 करोड़ कर दी गई है। इवन दोस्तों मालदीव और म्यांमार के लिए भी भारत ने फंड में कटौती की है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय का कुल बजट बढ़कर 22,118 करोड़ रुपए हो गया है। बजट 2026 साफ कहता है कि भारत अब स्ट्रैटेजी, भरोसे और राष्ट्रीय हितों के हिसाब से मदद भी तय करता है। ऐसे में बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार, इनको भारत ने इनकी जगह दिखा दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों गलवान को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पूर्व थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने दोस्तों एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि चाइना जैसे देश पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गलवान में भारत की सेना झुकी नहीं, डरी नहीं और पीछे भी नहीं हटी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है और यही बात भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और सरकार बार बार दोहरा चुके हैं। हकीकत यह है कि 1979 के बाद पहली बार चाइना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। जनरल नरवणे जी ने कहा कि सरकार ने सेना को पूरा भरोसा और आजादी दी थी, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि जो भी उचित हो वही करो। यही नहीं, उन्होंने बताया कि बयान नहीं बल्कि नतीजे दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इंडियन आर्म फोर्सेस ने जमीन पर नतीजे दिखाए हैं। बालाकोट, गलवान, ऑपरेशन सिंदूर, म्यांमार स्ट्राइक, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इन सभी अभियानों में कार्रवाई तेज और बिल्कुल सटीक रही। मिशन पर फोकस था हमारा। अफसोस की बात दोस्तों ये आ रही है कि इन तथ्यों के बावजूद भी कुछ लोग सेना प्रमुख के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी एक ऐसी किताब के आधार पर जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, चुमार सेक्टर तक भारतीय सेना का पूरा कंट्रोल है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। भारतीय सेना बयानबाजी से नहीं बल्कि बलिदान से बोलती है। और जब पूर्व थल सेना प्रमुख इन बातों को कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं होगा। मतभेद हो सकते हैं लेकिन सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखना हर भारतीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों 2026 के बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को करीबन 3% की मामूली बढ़ोतरी मिली है, लेकिन यहाँ पर ITBP का बजट 14% ज्यादा बढ़ा है, जो कि अब 11,324 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि चाइना बॉर्डर पर तैनात हाई एल्टीट्यूड वाले जवानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिग्नल है। वहीं CRPF को हल्की बढ़त मिली है। BSF का बजट लगभग स्थिर रहा है।
सीआईएसएफ को थोड़ी सी कटौती झेलनी पड़ी है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि सीएपीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 43% की छलांग लगी है। नए बॉर्डर पोस्ट, ट्रेनिंग और बेहतर रहने की सुविधाएं नहीं मिलेगी। यहाँ पर बजट भले ही सीमित हो, लेकिन संदेश साफ है कि सीमा सुरक्षा और आईटीबीपी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार हिंसा काफी तेज हो गई है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने 14 शहरों में 48 जगहों पर एक साथ हमले किए। इस हमले में दोस्तों सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने निशाना बनाया। कई इलाकों में घंटों तक सुरक्षा बलों की आवाजाही रुकी रही। इवन बीएलए ने कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। कई वाहन और जो एसेट्स हैं वो भी इस हमले की चपेट में आए। वहीं पाकिस्तान ने कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बात साफ हो जाती है कि बलूचिस्तान में हालिया हिंसा ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर एक बार बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।